हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो इस चैप्टर में आज हम बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे कि डेप्रीसिएशन होता क्या है, डेप्रीसिएशन वर्ड आया कैसे, इसे एक्सपेंस कंसीडर करते हैं या इनकम कंसीडर करते हैं। तो आज हम ये सारी बातें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं और इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में करना क्या है हमने, लेट्स से मैंने 1 अप्रैल 2020 को एक एसेट परचेज की है। लेट्स से वो एसेट जो है वो कार है। क्या परचेज किया मैंने? कार परचेज की है 1 अप्रैल को 25 लाख रुपए की। कितने की परचेज की है सर? 25 लाख रुपीस की कार मैंने परचेज की है। अब जो कार है हमारा एसेट है, राइट? कौन सा एसेट है वो सर? फिक्स्ड एसेट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डीपली बोलूं तो जो कार है वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है ना? अब ये कार मैंने परचेज करी 1 अप्रैल 2020 को। कब परचेज करी? 1 अप्रैल 2020 को। लेट्स से अगर ये कार मैं 1 साल यूज करता हूं, 1 अप्रैल 2021 को अगर ये कार मैं 1 साल यूज करने के बाद बेचने जाता हूं, क्या मुझे 25 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे? नहीं सर, 25 पूरे तो नहीं मिलेंगे, 23 लाख रुपीस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कार 1 साल और यूज करी। 1 साल और यूज करने के बाद 1 अप्रैल 2022 आ गया। क्या मुझे 1 अप्रैल 2022 को जो कार है उसके 23 लाख रुपीस मिल जाएंगे? नहीं सर, 23 नहीं मिलेंगे। आपने 2 साल कार यूज कर ली और 2 साल कार यूज करने के बाद उसकी वैल्यू अब 21 लाख रुपीस है। तो इधर इस केस में हो क्या रहा है, जो मेरा एसेट है विच इज कार की वैल्यू टाइम के साथ, कार की वैल्यू टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है ना? पहले 25 की थी, अब 23 की हो गई और अब 21 की हो गई। तो इस फॉल को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जब भी किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में फॉल होगा उस फॉल को हम डेप्रीसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन। और ये जो फॉल है, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू गिर रही है ये कॉन्टिन्यूअस गिर रही है। कैसे गिर रही है? कॉन्टिन्यूअस, है ना? पहले 2020 में वैल्यू थी 25 लाख रुपए, अब 2021 में 23 लाख हो गई, फिर 2022 में 21 लाख हो गई। तो जो मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू है, वो टाइम के साथ और यूसेज के साथ कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रही है और इसी को हम डेप्रीसिएशन बोलेंगे। तो कैन आई से फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर एंड इफ्लक्स ऑफ टाइम इज नॉन एज डेप्रीसिएशन। टाइम के साथ और यूसेज के साथ किसी एसेट की वैल्यू को गिरना डेप्रीसिएशन कहा जाता है। डेप्रीसिएशन एक बार डेफिनेशन देखते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दी, अगर मैं फिक्स्ड एसेट में भी बात करूं तो टेंजिबल एसेट, है ना? ड्यू टू वियर एंड टियर, इफ्लक्स ऑफ टाइम, और जो फॉल है वैल्यू में वो कॉन्टिन्यूअस फॉल है 25 से 23 देन 21। तो इसका मतलब ही डेप्रीसिएशन होता है। अब सर यहां पे क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू टाइम और यूसेज के साथ फॉल होती है। जी हाँ, सारे के सारे एसेट की वैल्यू टाइम और यूसेज के साथ कम होती है, पर एक एक्सेप्शनल है हमारे पास। एक एक्सेप्शनल है, वो है लैंड। लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती, राइट? तो सारे के सारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है एक्सेप्ट लैंड। अब जो एसेट है, जो फिक्स्ड एसेट है, वो टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होती है ना? अब टेंजिबल एसेट की वैल्यू को गिरने को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, लेकिन इनटेंजिबल एसेट की जब वैल्यू गिरती है उसके लिए टर्म यूज होती है एमोर्टाइजेशन।
fall in the value of intangible asset is known as amortization, right? अब जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट। एग्जांपल लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि लेट से मैंने कोई एसेट खरीदा और वो एसेट, लेट से मैंने मशीनरी खरीदी और वो जो मशीनरी थी वो 1 लाख रुपीस की थी। कितने की थी? 1 लाख रुपीस की। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सो दैट थोड़ा इजी रहेगा। हमने एक मशीनरी परचेज करी, वो 1 लाख रुपीस की थी, लेकिन मशीनरी इतनी बड़ी थी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए किराया बहुत ज्यादा लग गया, फ्रेट चार्ज बहुत लग गया, दैट इज 10,000 रुपीज। तो मेरा फ्रेट लग गया 10,000 रुपए मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए। अब मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं, तो मुझे उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ा। उस प्रोफेशनल ने मशीनरी इंस्टॉल करने के इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए 20,000 रुपीज। तो 1 लाख की मशीनरी, 10,000 रुपए उसका फ्रेट चार्ज और 20,000 रुपए उसका इंस्टॉलेशन चार्ज। तो जो मेरी मशीनरी है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो जो मेरी मशीनरी हो गई ना वो हो गई 1,30,000 की। तो जो मेरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट हो गई वो हो गई 1,30,000 रुपए। तो कैन आई से एसेट को परचेज करते समय, क्या एसेट को परचेज करते समय जो भी उस पे खर्चा होगा वो एसेट की कॉस्ट माना जाएगा और उसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। तो इस केस में जो मेरी मशीनरी है वो सिर्फ 1 लाख रुपीस की नहीं है, वो 1 लाख प्लस उस पे जो फ्रेट चार्ज लगा है प्लस उस पे जो इंस्टॉलेशन चार्ज रखे हैं, वो सारे चार्जेस इस मशीनरी की वैल्यू में ऐड ऑन होंगे और फिर मेरी मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट निकलेगा विच इज 1,30,000 रुपीज। अब जो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस वैल्यू पे होगा, ठीक है, 1,30,000 रुपीज पे। तो यहां से हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट जो है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो बेसिकली क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज 1 लाख, हमारे केस में वो 1 लाख थी। कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन थी हमारे केस में 20,000 प्लस फ्रेट, फ्रेट था 10,000 रुपीज। तो जो मेरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई वो आ गई 1,30,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जो डेप्रिसिएशन है वो कभी भी जीएसटी पे चार्ज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो है वो, जो जीएसटी है वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। जो सिर्फ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज ओनली चार्ज ऑन अमाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। वैसे मैं थ्योरेटिकली मतलब बता देता हूं। जब भी आप एसेट खरीदते हो तो जीएसटी अलग से लगता है, वो मशीनरी की कॉस्ट में नहीं लगता, एसेट की कॉस्ट में नहीं लगता। तो दैट्स व्हाई ये कहा गया है कि जो डेप्रिसिएशन है वो जीएसटी पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब इसको देखते हैं कि ये एक्सपेंस कैसे है, और यहां से हमें एक चीज और पता चलेगी कि डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो कहां से आया। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। लेट से ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, राइट। इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, वो अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, देन उसके बाद मुझे वो फीस देते हैं, राइट। तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? सर आपके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों की फीस है। लेट से एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने एक साल में 20 लाख रुपए की फीस कमाई, राइट। जो मेरी इनकम हुई वो 20 लाख रुपीज हुई। अब इंडिया के अंदर क्या है, जो भी आप इनकम कमाते हो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। अब हुआ क्या, मैंने 20 लाख रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट कह रही है सर आपने 20 लाख रुपए फीस कमाई है तो आप इस 20 लाख रुपए पे हमें टैक्स पे कर दो। तो मैं आगे गवर्नमेंट को कहता हूं सर मैंने 20 लाख रुपए फीस इकट्ठी करी है, लेकिन इस 20 लाख रुपए को कमाने के पीछे मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हुए हैं।
राइट। तो क्या हुआ, मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। सर मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसका रेंट जाता है, उसका रेंट साल का जाता है 2 लाख रुपए। कितना जाता है? 2 लाख रुपए। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो 1 लाख रुपीस का आता है। सर मुझे नोट्स प्रिंट करके देने पड़ते हैं बच्चों को, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, देन उनका टेस्ट लेना पड़ता है। तो बहुत से मेरे प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं एक साल के अंदर। सर मेरे प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हो जाते हैं 50,000 रुपीज। प्लस इसके अलावा मेरे बहुत सारे खर्चे हैं सर, बहुत सारे खर्चे। इसके अलावा मेरा एक खर्चा और हो जाता है, मैंने स्टाफ हायर किया हुआ है, तो वो स्टाफ की सैलरी भी पे करनी पड़ती है, वो 1,50,000 रुपीज सैलरी पे हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कि ये टोटल खर्चा था, फीस थी 20 लाख। इस 20 लाख को कमाने के लिए मैंने रेंट पे किया 2 लाख, 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल किया, प्रिंटिंग, देन सैलरी। तो ये टोटल एक्सपेंस हो गया 2 + 1 3, 3 + 2 5। इस 20 लाख को कमाने के लिए 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो टोटल जो इनकम आई वो 15 लाख रुपए इनकम आई। कितनी? 15 लाख रुपीज। सर सरकार कह रही है इस 15 लाख रुपए पे टैक्स पे कर दो। मान लो कि जो टैक्स में पे कर रहा हूं इसका जो रेट है वो 10% है। कितना है सर? 10%। तो 1,50,000 रुपीज आपका टैक्स बन गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने बता दिया सर आपने अपने खर्चे गिनवा दिए पूरे साल के। ठीक है, आपने पूरे खर्चे गिनवा दिए, खर्चे माइनस कर लो आप, माइनस करके 15 लाख रुपए आपके आ रहे हैं, इस पर 10% टैक्स पे कर दो। राइट। अब मैं सरकार को ये बोलता हूं सर मैंने ना एक खर्चा और किया है, मैंने फर्नीचर लिया है जिस पे बैठ के मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये जो फर्नीचर है ना सर, ये जो फर्नीचर है ये 5 लाख रुपए का फर्नीचर है सर। ये भी माइनस करो। अब यहां पे गवर्नमेंट पकड़ लेती है, निर्मला जी पकड़ लेती है, निर्मला सीतारमण जी आती है, वो कहती है सर देखो ये जो एक्सपेंस आपने करे हैं इसका जो बेनिफिट है वो आपने सेम ईयर में ले लिया है ना। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ही ले लेते हैं, सेम ईयर में ही ले लेते हैं, उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो निर्मला जी ने बड़े सरल शब्दों में मुझे समझाया कि सर आपने जो रेंट पे करा है ये रेंट का जो बेनिफिट है वो इसी साल में ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी इसी साल में ले लिया, प्रिंटिंग का भी इसी साल में ले लिया, और सैलरी का भी बेनिफिट आप इसी साल लेकर जा चुके हो। लेकिन क्या ये जो फर्नीचर है क्या आप ये इसको आप आगे यूज नहीं करोगे? मैंने कहा हाँ मैम मैं तो करूंगा। मैं कम से कम इस फर्नीचर को 5 साल यूज करने वाला हूं। कितने टाइम यूज करने वाला हूं? 5 साल यूज करने वाला हूं। कम से कम जो मेरे बच्चे हैं वो 5 साल इस फर्नीचर पे बैठेंगे और इस फर्नीचर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो 5 इयर्स है ना, ये फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ है। क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर आप ऐसा करो, ये जो फर्नीचर 5 लाख रुपीस का है ना, ये जो फर्नीचर 5 लाख रुपीस का है, आप इस 5 लाख रुपए के फर्नीचर को ना 5 टुकड़ों में बांट दो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो फर्नीचर की लाइफ है वो 5 साल है। आप इसको 5 टुकड़ों में बांट दो और जो एक टुकड़ा आएगा ना उसको एक्सपेंस दिखा देना। बहुत लॉजिकल बात करी उन्होंने सही बताया कि आप ऐसा करना, जो एक टुकड़ा आएगा उसको आप एक्सपेंस दिखा देना। तो हमने एक्सपेंस दिखा दिया, और इस एक्सपेंस का जो नाम होगा ना, जो इस एक्सपेंस का नाम होगा उसको आप नाम दे देना डेप्रीसिएशन। क्या नाम दे देना? इस एक्सपेंस को आप नाम दे देना डेप्रीसिएशन। बहुत लॉजिकल बात है भाई, 5 साल फर्नीचर यूज करना है, हर साल 1 लाख रुपए का बेनिफिट मैं ले रहा हूं, उसको मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया और इस एक्सपेंस को जो नाम दिया वो डेप्रीसिएशन नाम दिया। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन वर्ड यहां से आया है
और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, वो हमने अभी प्रूफ यहां पर करके देख लिया, राइट। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन करते हैं। हम बेसिक पता चल चुका है डेप्रीसिएशन का कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, राइट। बहुत सी बेसिक बातें कर ली। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को अब मशीनरी वॉज परचेज, एक मशीनरी खरीदी गई फॉर ₹1 लाख, ₹20,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, 20,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पे लगाए गए, ठीक है। 1 लाख की मशीनरी है, 20,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो कैनाई से जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट हो गई वो 1,20,000 रुपए हो गई, राइट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 years, और ये जो मशीनरी है इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 10,000। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, ये तो नया नाम है। स्क्रैप वैल्यू ये होता है, लेट से, अब ये क्वेश्चन में समझते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या है। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेप्रिशिएबल वैल्यू और डेप्रिसिएशन पर ईयर। उसने क्या बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है सर, डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। जो मशीनरी है वो 1,20,000 की है। कितनी की है, 1,20,000। जो मशीनरी है वो है 1,20,000 की। मशीनरी की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 10 years, कितने साल है, 10 साल मशीनरी की लाइफ है। अब लेट से ये मशीनरी हमने 10 साल यूज कर ली। कितने साल यूज कर ली, 10 साल यूज कर ली। अब ये मशीनरी 1,20,000 की जो मशीनरी थी वो 10 साल यूज करने के बाद कुछ ना कुछ तो इस मशीनरी की वैल्यू मिलेगी। लेट से इस मशीनरी की वैल्यू मिली 10,000 रुपए, है ना। 10 साल यूज करने के बाद जब मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई, जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो वो 10,000 रुपए की बिक रही है। तो ये जो 10,000 है ना, इसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू। इसको और भी नाम से बोला जाता है, स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है, रेजिडुअल वैल्यू बोला जाता है, या सैलवेज वैल्यू बोला जाता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, राइट। अब 10 साल जब मैं मशीनरी यूज कर रहा हूं, मशीनरी यूज करने के बाद जो मुझे आखिरी टाइम पे मशीनरी की वैल्यू मिलेगी, मशीनरी बेचते टाइम, वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी, राइट। मैंने मशीनरी खरीदी थी 1,20,000 की, 10,000 रुपए मुझे वापस मिल गए। तो जो डेप्रिसिएशन लगा कैनाई से वो 1,10,000 रुपए लगा। भाई 1,20,000 रुपए की तो मशीनरी खरीदी थी, जब बेचने जा रहे हैं 10,000 तो वापस मिल गए, है ना। तो 1,10,000 रुपए ऐसी वैल्यू हो गई जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, और उसी को डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलेंगे कि ऐसी वैल्यू जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कैनाई से जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मेरे एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 1,20,000। एज पर माई क्वेश्चन मेरे एसेट की जो वैल्यू थी वो थी 1,20,000 और स्क्रैप वैल्यू थी 10,000, तो माइनस 10,000। तो मेरी जो डेप्रिशिएबल वैल्यू हो गई वो हो गई 1,10,000, राइट। अब मेरे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू है। सेकेंड थिंग मुझे क्या निकालिए, डेप्रिसिएशन पर ईयर। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल वैल्यू, कितनी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एसेट की लाइफ कितनी है,
डेप्रीशिएबल वैल्यू आई थी हमारी 1,10,000 और एसेट की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 10 इयर्स विच कम्स आउट 11,000 रुपीज। तो 11,000 रुपए डेप्रीसिएशन, 11,000 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। क्लियर है? डेप्रीशिएबल वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसपे डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। स्क्रैप वैल्यू ऐसी वैल्यू एसेट को पूरा यूज करने के बाद आखिरी में बेचते टाइम जो पैसा मिलेगा उसे स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। स्क्रैप वैल्यू के अलग अलग नाम हैं, सैल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब चलते हैं डेप्रीसिएशन में जर्नल एंट्रीज की ओर कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास होंगी। लेट्स से मैंने एक एसेट खरीदा फॉर परचेज ऑफ एन एसेट और ये एसेट है मशीनरी। कौन सा एसेट है ये? मशीनरी। सर हमने मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपीज की और लेट्स से ये जो मशीनरी खरीदी गई है ये खरीदी गई है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो जब भी मैं कोई एसेट परचेज करता हूं, इस केस में मैंने मशीनरी परचेज की है, तो मैंने जब मशीनरी परचेज करी होगी तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। हम बैंक अकाउंट लेके चलते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राइट। 1 लाख और 1 लाख। अब डेप्रीसिएशन जो चार्ज होता है, जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता है वो ईयरली बेसिस पे चार्ज होता है और हमेशा एंड में चार्ज होता है। लेट्स से इस केस में जो डेप्रीसिएशन चार्ज होना था वो चार्ज होना था 10%। कितना होना था? 10%। तो डेप्रीसिएशन चार्ज होने की जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है तो डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 10,000। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख थी, 10% जो आता है 1 लाख का वो आता है 10,000। तो 10,000 से वैल्यू दी है और ईयरली बेसिस पे लगता है, एंड पे लगता है। ये ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो जो मेरा डेप्रीसिएशन है वो लगेगा 31 मार्च 2021 को, है ना। डेट्स का ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट, अब मान लेते हैं कि ये जो एसेट है मैंने 60,000 रुपीज में सेल कर दिया। अभी मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी आ गई है? सर 1 लाख रुपीज का एसेट परचेज किया गया था, 10,000 डेप्रीसिएशन लग गया तो एसेट की वैल्यू 90,000 आ गई है। मैंने 90,000 का एसेट 60,000 रुपीज में बेच दिया, है ना। तो एसेट जब भी बेचा होगा तो पैसे आए होंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, है ना। यही जर्नल एंट्री हुई होगी। सर मशीनरी तो 90,000 की थी लेकिन पैसे आए हैं 60,000, तो 30,000 का बेटा लॉस हो गया। तो लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, राइट। क्लियर? तो ऐसे इसकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। लेट्स से अगर ये मशीनरी मैंने 60 की बजाय, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 60 की बजाय 1,20,000 में सेल की होती, 60 की बजाय 1,20,000 में सेल की होगी, तो इस केस में मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने डेबिट कर, ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। नेक्स्ट, अब डेप्रीसिएशन चार्ज करने के ना 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड होता है? सर स्ट्रेट लाइन मेथड।
इसके और भी नाम है क्या? जी बिल्कुल नाम है। इसे बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसके अलावा इसे बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। सेकेंड मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और थोड़ा सा और डीपली जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।